ओके भावना मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, कैसी हैं आप? सब बढ़िया मैम। गुड मॉर्निंग क्लास। मैम दे आर म्यूट। हाँ, थंब इम्प्रेशन दीजिए, आप लोग म्यूट हैं। यस। गुड मॉर्निंग। मैम थोड़ी देर ज्वाइन होते हैं बच्चे, तब तक 2 नो मिनट मैम, देखते हैं। ऑलमोस्ट ज्वाइन हो चुके बच्चे, 50 हो चुके हैं बच्चे मैम। तो मैं शुरू करूं मैम? यस मैम। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, वेलकम। मैम बोल रही है कि मैं शुरू करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो चैप्टर था कल, वो चल रहा था भिखारी, जो एक कविता थी और उसमें ना भिखारी का वर्णन किया गया था कि जो भिखारी था उसकी कैसी हालत थी, कितनी दयनीय स्थिति थी, जिसको पढ़कर हमें बहुत तकलीफ हो रही थी, है ना, उसकी वो किस तरह चल रहा था। उसके साथ 2 बच्चे थे, जो बच्चे कल नहीं जुड़े थे, उनके लिए मैं दोबारा से यहाँ बोल रही हूँ कि उसमें भिखारी का वर्णन किया गया है और उसमें ये बताया गया है कि वो जो भिखारी था वो भूख से इतना पीड़ित था कि वो चल भी नहीं पा रहा था और उसने अपने हाथ में लकड़ी टेक कर वो चल रहा था। उसके साथ 2 बच्चे थे जो एक हाथ से तो भीख मांग रहे थे और एक हाथ जो है वो उनके पेट पर था, पेट मल रहे थे, जिससे Arti and Swan, switch on your और camera beta. I'm not saying again and again. Karan also. You are वो a लोगों sixth को बता। standard. ठीक है, ओके आप मैम। लोग 6 स्टैंडर्ड के हैं बेटा। स्विच ऑन करिए कैमरे को, कोई भी ऑफ नहीं करेगा। शिवांश गुप्ता। ओके मैम, कंटिन्यू करिए। हाँ, तो वो अपना एक हाथ से अपना पेट मल रहे थे क्योंकि वो भूख से पीड़ित थे और लोगों को ये दर्शाना चाहते थे कि हम बहुत भूखे हैं, तो इस तरह से उनको कोई उन पर तरस खाकर उन्हें भीख दे। तो जब वो भीख मांगते हैं तो अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन उनके पास शायद कोई रास्ता नहीं होता है इसके अलावा। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उन्हें भीख नहीं देते, उनके ऊपर ना उपेक्षा भरी दृष्टि डालते हैं, मीन्स उनको कभी कभी अपमानित भी करते हैं, तो वो बेचारे आंसुओं को पीकर रह जाते हैं, दुखी होते हैं वो कभी इस अपमान को सहन करके। तो ये चीजें सारी जो है वो इस कविता में बताई गई थी और मैंने आपको इसकी एक्सरसाइज करवा दी थी सारी। बस खाली हमारे प्रश्न उत्तर रह गए थे डिस्कशन के लिए। अगर आप लोगों ने नहीं किए वो, जो किसी कारण से कल आपके छूट गए हैं, तो आप कोई बात नहीं, आप लिंक पर जाकर उन्हें पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर दोबारा मैं करवाकर आपका और अपना टाइम जो है वो खराब नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए आप लिंक पर जाकर वो सब नोट कर लीजिएगा जो कल आपका छूटा है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको देखते हैं। तो सबसे और क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आप लोगों से ही निकलवाऊंगी, इसलिए आप लोग हैंड रेज करिएगा, जैसा भी आंसर हो कोई दिक्कत नहीं है। अगर गलत है, सही आंसर आपको मिल जाएगा, तो कोशिश करिएगा कि आप अपना हैंड रेज करें। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, भिखारी अपनी फटी पुरानी झोली को दूसरों के सामने क्यों फैलाता है? इसका आंसर मैम, अगर कोई बच्चा हैंड रेज कर रहा हो तो अनम्यूट कर साल दीजिएगा। बोलो बेटा सालवी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। भिखारी दूसरों के सामने अपनी झोली फैला के इसलिए रहता है क्योंकि उसे भूख लगती है। और थोड़ा सा अधूरा है आपका, थोड़ा थोड़ा क्लियर किया है, थोड़ा और क्लियर होना चाहिए ना आंसर। हाँ, और कोई डॉली, डॉली हम किसी को भी कर दीजिए, डॉली को कर दीजिए। मैम यस हाँ यस। बताइए मैम तन्वी। खाना खिलाता था कि उसे खाने के लिए कुछ चाहिए और थोड़ा कुछ पहनने के लिए भी चाहिए। क्या चीज? मैम उसे कुछ खाने के लिए चाहिए। हाँ, सही कह रहे हो, सही जा रहे हो तन्वी आप। उसको ना वो बहुत भूखा है और उसको कुछ अनाज के दाने प्राप्त करना चाहता है वो लोगों से, जिसके लिए वो अपनी झोली आगे फैला रहा है ताकि उसको कोई कुछ दे दे, पैसे दे दे या अनाज दे दे। ठीक है, तो इसलिए वो अपनी झोली आगे कर रहा है। आपको पता होना चाहिए ना, भिखारी अपनी झोली आगे क्यों करता है। कोई भीख मांगने आए आपसे और अपनी झोली आगे करे तो उसका मतलब समझ जाओगे ना कि क्यों कर रहा है, चाहिए इसको, है ना।
ठीक है। अब इसके बाद हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि कवि ने भिखारी की किस दशा का वर्णन किया है। इस पे तो सभी के हैंड रेज होंगे मुझे लगता है। मैम मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम कवि ने भिखारी की किस दिशा का वर्णन किया है? कवि ने भिखारी की इस दिशा का वर्णन किया है कि जो भिखारी था वो भूखा था, और जो भिखारी था वो भूखा था और उसको ना कुछ खाने के लिए चाहिए था, और उसके पास जो कपड़े भी थे और मैम वो फटे थे इसीलिए। अच्छा ठीक है, तो वो जो उसके पास कपड़े नहीं थे, वो भूखा था, तो ये सारी जो उसकी दशा थी वो बहुत दयनीय थी। मतलब इसको देखकर जिस दयनीय मतलब वो होता है जिसको देखकर हमें दया आ जाए। तो उसके फटे हुए कपड़े, ठीक है, ठीक जा रहे हो आप। तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो कवि है उसने भिखारी की जो दीनहीन दशा होती है या उसकी दयनीय स्थिति जिसे हम कह सकते हैं, उसका मार्मिक वर्णन किया है यहाँ पर। ठीक है, वेरी गुड तन्वी। आगे चलते हैं। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, और दाहिना हाथ दया दृष्टि की ओर बढ़ाए पंक्ति में दया दृष्टि से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन समझिएगा, ठीक है, आपके पास बॉक्स है तो आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा कि क्या पूछ रहा है वो। ठीक है, लाइन है इसमें इस चैप्टर में, और दाहिना हाथ दया दृष्टि की ओर बढ़ाए। ठीक है, इसमें दया दृष्टि से तात्पर्य पूछा है। दया दृष्टि जो शब्द है उससे तात्पर्य पूछा है, अर्थ पूछा है उसका। तो कोई बच्चा अपने शब्दों में बताइए, ठीक है, अच्छा लगेगा मुझे। मैम मतलब कि जो भिखारी है उसको भूख भी लगी है, खाना है, और उसको कुछ मैम इसकी आवाज कट रही है, शायद मेरे पास ही कट रही है, शायद मैम कट नेटवर्क इशू है मैम। यस मैम, हाँ शायद नेटवर्क इशू है। ओके नेक्स्ट, चिराग फर्स्ट। मैम दाहिनी हाथ दया दृष्टि की और पानी की ओर बढ़ाए। अरे पानी नहीं, अभी पता है पिछला जब आंसर जो बच्चा दे रहा था दशा को दिशा बोल रही थी वो बच्ची, तो मैं उस समय भी सोच रही थी कि मैं बाद में टोकूंगी, लेकिन मैं भूल गई। तो दिशा और दशा बेटा अलग अलग शब्द होते हैं। दिशा मतलब डायरेक्शन को कहते हैं हम दिशा, और दशा मतलब उसकी स्थिति, उसकी कंडीशन को कहते हैं। तो दिशा और दशा में अंतर है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप। और यहाँ पर आप क्या बोल रहे हो बेटा, आप भी कुछ गलत बोल रहे हो शायद, लेकिन बोलिए, मैं उसको क्लियर करती हूँ। आपके दिमाग में गलत नहीं रहना चाहिए। दाहिनी हाथ दया दृष्टि की पानी की ओर बढ़ा गए। पानी की ओर आप क्या पढ़ रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, मैं क्या पूछ रही हूँ, आप क्या बोल रहे हो। मैम किसी और को कर दीजिए। ओके मैम। करण। हाँ, और दाहिना दया दृष्टि पानी की ओर बढ़ाया। शायद आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो जहां तक आपको पहुंचना चाहिए। मैं कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जो कवि है, और दाहिना हाथ दया दृष्टि की ओर बढ़ाए पंक्ति में दया दृष्टि से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो इसमें हम और दाहिना हाथ, ये जो पंक्ति है इसमें जो दया दृष्टि है उससे तात्पर्य है ना, उन लोगों के लिए है जो उनके ऊपर तरस खाकर, ठीक है, और उनके ऊपर कृपा की नजर डालते हैं और उनको कुछ भीख में दे देते हैं। दया की दृष्टि डालते हैं, दया की नजर उनके ऊपर डालते हैं, और दया की नजर डालते हैं और कुछ दे देते हैं। तो उन लोगों के लिए ये शब्द बोला गया है। सबको क्लियर हो गया? थंब इम्प्रेशन से बता सकता है मुझे। आप लोग म्यूट है, ठीक है बेटा, म्यूट करके अपने आप को और अपने लोअर कर लीजिए हैंड। जो भी बच्चा क्वेरी बता देता है ना, तो लो हैंड कर लो और म्यूट कर लिया। जब आपकी हाँ, अब इसके बाद है, जिन्हें वह दाता व भाग्य विधाता समझता है उससे उन्हें क्या मिलता है।
ठीक है, इसका आंसर कौन देगा? यस श्रेया। बोलो बेटा श्रेया। गो। What are you doing? गौरी। गौरी गए। हेलो हमारा मैम, last गुड answer है बेटा। मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम इसका आंसर मैम हो सकता है कि मैम जो कुछ लोग हैं वो उन्हें कुछ लोग उसे है ना हटा देते हैं, भगा देते हैं, और कुछ लोग उसे दया के भाव से उसे खाने के लिए अनाज दे देते हैं या फिर थोड़े से पैसे दे देते हैं। हाँ, कुछ कुछ गए आप वहां पर, अच्छी बात है। ठीक है, अब मैं आपको इसका आंसर, इसको सही तरीके से बता देती हूँ। आपने सही बताया है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कुछ गड़बड़ है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि जिन्हें वो दाता और भाग्य विधाता समझकर भीख प्राप्त करने के लिए है ना उनके सामने हाथ फैलाते हैं, तो उनमें से कुछ लोग तो उन्हें ना उपेक्षा और अपमान करते हैं उनका। ठीक है, और इसके अलावा वो उनको कुछ नहीं दे पाते हैं सिवाय उपेक्षा और अपमान के। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा ये क्वेश्चन आंसर्स थे ये खत्म हो गए हैं, और यहाँ पर मैंने डिस्कस किए हैं, और आपको लिंक पे जाकर ये आंसर्स मिल जाएंगे, और तब आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेने हैं, मौखिक भी और लिखित भी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, और आगे जो हमारा 5th चैप्टर है। मैम हमारे पास टाइम कितना है? यस मैम, अभी तो काफी है मैम, 10:20 हुआ हाँ, हमारा। तो हमारे पास काफी टाइम है, और यहाँ पर मैं आपको एक नया चैप्टर शुरू कर रही हूँ। कल थोड़ा सा आपकी क्वेरीज ज्यादा थी, इसलिए वो चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाया था, और आज मैं नया चैप्टर शुरू करना था मुझे, लेकिन मैं अब शुरू कर रही हूँ। तो ये हमारा जो 5th चैप्टर है, जिसका नाम है किताब की कहानी, और ये जो हमारा चैप्टर है वो पेज नंबर 24 पे है। सब बच्चे जो है वो 24 पेज नंबर जो है खोलेंगे, और यहाँ पर मुझे ऐसे अपनी बुक दिखा सकते हैं आप कि आप लोगों के पास आपकी बुक है। ठीक है, और जिन बच्चों के पास नहीं है वो बुक ले लें। ठीक है, बुक के बिना यहाँ काम नहीं चलेगा, आपका पढ़ाई नहीं हो पाएगी ठीक से। वेरी गुड, वेरी गुड, सबकी बुक्स देख ली। अब शुरू करते हैं। तो सबसे ये है 5th नंबर का पार्ट, और ये है, इसका नाम है किताब की कहानी। ठीक है, ये जो आपने किताब दिखाई अभी, ठीक है, इसकी क्या कहानी है ये हम इसमें पढ़ेंगे, कि जो हमारी किताब है उसकी क्या महत्ता है, क्या इम्पोर्टेंट है, और इसके बारे में हम यहाँ पर वर्णन किया गया है। और यहाँ पर जो इस पाठ का उद्देश्य है वो हम सबको किताब पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। हम लोग किताब पढ़ें, और किताब के पीछे की जो कहानी है, किताब की जो कहानी है उसको यहाँ पर जानने की कोशिश करें कि क्या कहानी है किताब की। ठीक है, जैसे सबकी एक कहानी होती है, ऐसी किताब की भी एक कहानी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि किताब किसी भी साक्षर व्यक्ति को रोटी या मिष्ठान्न से कहीं अधिक मीठी लगती है। जो भी साक्षर यानी कि जो पढ़ा लिखा होता है, जो पढ़ना जानता है, भाई जो नहीं पढ़ना जानते हैं उनके लिए किताब का कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि वो पढ़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, कहते हैं ना काला अक्षर भैंस बराबर। ठीक है, तो जो साक्षर व्यक्ति होते हैं उनको वो जो किताब होती है वो जैसे रोटी होती है ना, हमें रोटी के बिना नहीं रह सकते, ऐसी वो लोग कुछ भी अगर मिल जाए और क्या कर रहे हो उसको बेटा पढ़ना ये? शुरू कर देते हैं, और उनको मिठाई की तरह लगती है, बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, और वो अपना टाइम पास, जब भी उनको फुर्सत मिलती है तो वो किताबें ही पढ़ते हैं। तो सुंदर तस्वीरों वाली कोई मनभाती किताब हाथ लगते ही उसे जल्दी ही चाट जाने का मन करता है। और बहुत सारे लोगों को किताब पढ़ने का बहुत शौक होता है, उसमें रंग बिरंगे चित्र देखते हैं वो लोग, और उसको उठा लेते हैं पढ़ने के लिए, और सोचते हैं कि पूरी पढ़ लें। चाट जाने का मन करता है, यानी चाटना नहीं, मतलब जैसे आप चाट खाते हैं बाजार में और उसके दोने को चाटते हैं, वो चीज नहीं। यहाँ पर चाटने का मतलब है कि उसको पूरा पढ़ लेते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पर उसको चाट जाने का मन करता है। हालांकि किताब को उस तरह नहीं चाटा जा सकता, यहाँ भी देखो यही लिखा है कि उसी तरह नहीं जैसे खाने पीने की चीजों को हम चाटते हैं। फिर भी किताब के संदर्भ में चाटना इसलिए कहा जाता है क्योंकि अच्छी चीज पढ़ने की भी प्यास होती है। ठीक है, और जो पढ़ लेने पर ही तृप्ति होती है। जैसे हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं, तो ऐसे ही हमें ना किताब की भी भूख होती है, और वो भूख हमारी तभी मिटती है जब हम कोई किताब पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अलग तरह की भूख प्यास होती है किताबों के लिए। ठीक है,
किताब की दुनिया हमारी सचमुच की दुनिया से अलग होती है। जो किताब की दुनिया होती है वो बिल्कुल अलग होती है। जैसे कि आपने कभी सिंड्रेला की कहानी पढ़ी होगी, या फिर और बहुत सारी स्नो वाइट की कहानी पढ़ी होगी। तो उसमें जो चीजें होती हैं वो क्या होती हैं कि अलग होती हैं, जो हमारी रियल लाइफ है उससे अलग होती है। और हम अपनी काल्पनिक दुनिया में चले जाते हैं जब हम किताबों को पढ़ते हैं। हम इससे किताबों को पढ़ने से हमें ये लाभ होता है कि हमारी जो कल्पना शक्ति है वो बढ़ती है ना। तो ये यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हम किताबों की दुनिया है, जब हम उसके अंदर पहुंच जाते हैं जब हम किताब पढ़ते हैं तो, और जो उसमें बहुत सुंदर सुंदर और अनूठी अनूठी कहानियां होती हैं। और इसके पन्ने पलटते हुए हम जो हमारे अंदर दुख तकलीफ चल रही होती है, परेशानियां चल रही होती हैं, वो थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और हम उस दूसरी दुनिया में खो जाते हैं, किताबों की दुनिया में खो जाते हैं। किसी की कही हुई बुरी बात की कड़वाहट भूल जाते हैं, ठीक है। तो वो भी चीजें हम भूल जाते हैं, कड़वाहट। अपने वर्तमान को भूलकर सपनों के रंगीन लोक में खो जाते हैं, और जो हमारी रियलिटी होती है जिसमें हम चल रहे होते हैं वो भी भूल जाते हैं। और जो हमारी सपनों की दुनिया जो बहुत मीठी होती है, बहुत अच्छी होती है, तो उस दुनिया में हम किताब पढ़कर उस दुनिया में खो जाते हैं, ठीक है। उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हमें अपने ही कैरेक्टर, हम खुद को देखने लगते हैं उनके अंदर। और हम एक थोड़ी देर के लिए जो उनकी जिंदगी जी लेते हैं उन किताबों को पढ़कर। अपनी जगह बैठे बैठे हम दूर के सुहाने जंगलों, पहाड़ों, फूलों की घाटियों में घूम आते हैं। कल कल करती हुई नदियां झरझर झरते झर्रों के किनारे पहुंच जाते हैं। सात समंदर पार आकाश के परी लोगों, पाताल के यक्ष लोगों और ग्रह नक्षत्रों की सैर भी कर आते हैं। तो वहां पर पता है, जो चीजें हम पढ़ रहे होते हैं, जिन चीजों को हम पढ़ रहे होते हैं, अगर हम सात समंदर का पार की कहानी पढ़ रहे हैं, परी की कहानी पढ़ रहे हैं, या जो चीज भी हम पढ़ रहे होते हैं, हम उसके अंदर बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं। हम जैसे लगता है किसी पहाड़ी क्षेत्र के बारे में जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हम उस पहाड़ी क्षेत्र पे घूमने आ गए हैं। वो चीजें हमारे सामने जैसे कि सीन आ जाता है उन चीजों का, कि हम वहां घूमने चले गए हैं। इतना सुख हमें मिलता है, ठीक है, उन चीजों को पढ़कर। हम ग्रह नक्षत्रों तक पहुंच जाते हैं अगर हम उनके बारे में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। किताब ही हमें हजारों साल पहले की दुनिया का हालचाल बताती है, राज्यों के उत्थान पतन की खबर देती है, नए ज्ञान विज्ञान से परिचित कराती है, संतों, ज्ञानियों और नेताओं के अनुभवों का लाभ हम तक पहुंचाती है। इस तरह किताब थामकर हम प्रगति पथ पर आगे और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये जो किताबें होती हैं वो बताती हैं कि पहली दुनिया में कैसा था। हमें कुछ नहीं पता होता है कि हम जो पहले की दुनिया थी वो कैसी थी। तो ये चीजें हमें सब किताबों से ही इन चीजों की नॉलेज हमें मिलती है। जो हमारे राज्य थे, पहले हमारे राजा महाराजा थे, ठीक है, आजकल की तरह नहीं था, लेकिन पहले हमारे जो राजा महाराजा थे वो हमारे देश में थे। किसी का सब अपना राज्य बढ़ाना चाहते थे, जो भी करना चाहते थे, तो उसके लिए क्या करते थे, वो एक दूसरे पर चढ़ाई करते थे। तो किसी का बड़ा राज्य हो जाता था, कोई हार जाता था तो उसका पतन हो जाता था, जो जीत जाता था उसका उत्थान होता था। तो कौन ऊपर गया, कौन नीचे गया, किसके साथ क्या हुआ, वो सारी चीजें जो हमें पता चलती हैं वो किससे पता चलती हैं, किताबों से। और जो नए ज्ञान विज्ञान की चीजें होती है, जो नई टेक्निक्स बनती हैं, या जो भी होता है नई तरीके का ज्ञान, जो वो भी हमें सब किताबों से ही प्राप्त होता है। इसके बाद जो संतों, ज्ञानियों और जो नेता होते हैं, उनकी जो भी उनके पास ज्ञान होता है वो सारा अपने किताबों के माध्यम से वो हम तक पहुंचाते हैं। और वो चीजें हमें जो है वो किताबों से ही प्राप्त होती है, उनका ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं वहां से, ठीक है। और क्या होता है, जो नेताओं की जो अनुभव होते हैं, जो उनके अनुभव होते हैं, उनसे हम कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये उनके अनुभवों से भी हमें परिचित कराती है। और हम क्या करते हैं कि उन चीजों को फॉलो करके, अच्छी चीजों को फॉलो करके, जो गलतियां हुई होती हैं उनको क्या करते हैं, छोड़ते जाते हैं। और जो अच्छी चीजें होती हैं जो उनको पकड़ते जाते हैं,
उनके अनुभवों से सीखकर हम अपने आप को उन्नति के पथ पर ले जा सकते हैं, यानी हम उन्नति कर सकते हैं उन चीजों को पकड़कर। तो हमें जो है वो किताब से ये बहुत सारे लाभ होते हैं किताब पढ़ने से। किताब को आज के इस रूप तक पहुंचाने में कई पड़ाव पार करने पड़े हैं। कागज का और उस पर छपाई करने वाली मशीन का आविष्कार 1000 साल पहले हुआ था, हालांकि किताब 5000 साल पहले अस्तित्व में आ चुकी थी। ये जो हमारी किताब है वो किस तरह आई, उसने क्या क्या स्टेजेस पार किए, वो सारी चीजें जो है वो यहाँ बताई गई हैं कि जो कागज था, कागज और उसकी छपाई करने वाली जो मशीन थी वो कब बनी, 1000 साल पहले, ठीक है। लेकिन जो किताब प्रिंटिंग मशीन तो बाद में बनी, लेकिन जो किताब का अस्तित्व है वो 5000 साल पहले ही आ गया था। नहीं, जो किताब थी वो 5000 साल पहले ही आ गई थी, लेकिन जो मशीन बनी वो 1000 साल पहले, यानी कि वो जो पहले किस तरह किताबें लिखी जाती थी, जब प्रिंटिंग मशीन नहीं थी तब लोग हाथ से लिखते थे, तो वो हस्तलिखित बोली जाती थी, हाथ से लिखी हुई मतलब किताबें थी, पूरी पूरी किताब लोग हाथ से लिखते थे, ठीक है। अब इसके बाद है, तुम कहोगे कागज नहीं था तो किताबें कैसे थी। अब ये कहोगे कि जब कागज ही नहीं था तो किताबें कैसे लिख लेते थे लोग, किस पे लिखते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये बताया गया है कि ऋषियों और संतों का दिया हुआ ज्ञान विज्ञान सुरक्षित कैसे रहा, और जो बहुत 5000 साल पहले का जो ज्ञान था वो कैसे हमने उसको उससे तब आज की तरह ना तो आबादी की इतनी भीड़ भाड़ थी और ना ही इतने सारे कामों के पीछे भाग दौड़। गांव के आदमी को अपनी जरूरत की हर चीज गांव में खुद ही तैयार करनी होती थी, क्योंकि आने जाने के साधन बहुत कम थे। जीवन यापन कठिन था परंतु जिंदगी सरल थी। एक साथ बहुत सी चीजों की तरफ ध्यान न होने से लोगों की स्मरण शक्ति तेज थी। तो जो पुराने समय की जो लाइफ थी, हमारी जिंदगी थी, वो उसमें क्या था, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। जैसे आज हमारे पास 4 चीजें, हम चारों चीजों को पकड़ते हैं तो हमारा जीवन जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हम ये पकड़े हैं वो, तो हम उसमें से क्या होता है कि 2 चीजें याद रख पाते हैं और 2 चीजें भूल जाते हैं। इतनी भागम दौड़ की जिंदगी है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले इतनी सारी जैसे अब इतनी आबादी है, यानी इतने लोग हैं, इतनी जनसंख्या है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। और जो लोग जो कामों की भाग दौड़ थी वो इतनी नहीं होती थी। आने जाने के साधन नहीं थे, कहीं पर एक स्थान से दूसरे महीनों लग जाते थे, ना तो कोई वाहन था ना कुछ था, लोग पैदल ही यात्रा करते थे, ठीक है। और रास्ते भी नहीं थे प्रॉपर की, जैसे सड़कें भी नहीं थी, तो उनको जंगल से निकल के जाना पड़ता था, जो कि बहुत भयंकर था। इस तरह से कहीं जाना आना, तो वो अपने गांव में ही हर चीज उनकी अवेलेबल होती थी और वहीं पर वो उसका निर्माण कर लेते थे। बहुत मेहनती लोग होते थे और इस तरह से जो अपनी जिंदगी को वो सरल बना लेते थे, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से गुप्ता, रुद्र गुप्ता, वाई स्विच ऑफ योर कैमरा बेटा, अगेन एंड अगेन तुम लोग स्विच ऑफ कर रहे हो कैमरा, मैं रिमूव कर दूंगी उन बच्चों को, ओके। बेटा ध्यान से पढ़ो, मैम आपको लगातार देख रही हैं, ठीक है। और अगर कुछ भी ऐसा दिखा प्लीज प्लीज बेटा अपना लो कर लीजिए हैंड, मैंने बोला है ना वेट करिए, टीचर्स पढ़ा रही है, एक आप अपना रेज योर हैंड अगेन एंड अगेन कर रहे हैं, ओके। मैंने चैट पे लिखा हुआ है, आपको वेट करिए, थोड़ा सा चैप्टर होने दीजिए, फिर मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, ओके मैम। मैम ये टाइम हमारे पास कितना बचा है, 5 मिनट अभी मैम काफी है, 34 हुआ है हमारा, 50 पे हमारी मैम बंद होगी मीटिंग, तो अभी हमारा 34 है। हाँ, जब 5 मिनट बचेंगे लास्ट तो के आप 5 मुझे मिनट बता यस मैम आपको बता दूंगी, ओके ओके मैम। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर अपने समय के ऋषियों की वाणी से निश्चित ज्ञान को लोग कंठस्थ कर लेते थे। यह ज्ञान गुरु अपने शिष्यों को और पूर्वज अपने वंशजों को कंठस्थ करा दिया करते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह ये परंपरा चलती रही, एक दूसरे से सुनते गाते लोग सीखते रहे। इस तरह समस्त मौलिक साहित्य की यात्रा जारी रही। तो उस समय में ऐसा नहीं था कि वो कहीं लिख कर रखते, तो वो क्या करते थे,
जो भी उनको ज्ञान होता था वो अपने जो शिष्य होते थे उनको याद करा देते थे, कंठस्थ करा देते थे। जैसे आप लोग रोज प्रेयर करते हो तो आपको एकदम लर्न हो गई है आपके, आप स्कूल में जो प्रेयर करते हो, तो इस तरीके से उनको भी रटाया जाता था, उनको भी वो ज्ञान जो है वो बिल्कुल फ्लुएंट करा दिया जाता था। तो इस तरह से वो अपने ज्ञान को हस्तांतरित करते थे। अब जब वो अपनी दूसरी पीढ़ी को करते थे, दूसरी पीढ़ी फिर तीसरी पीढ़ी को करती थी, तो ये चलता था। इसके बाद जिस ज्ञान विज्ञान को याद रखना कठिन था, तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनको याद करने वाली तो याद कर लेते थे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जिसको याद नहीं किया जा सकता था। तो वो क्या होता था कि उसको क्या करते थे लोग, किताबें थी नहीं, कागज था नहीं, तो लकड़ी की छालों पर, भोजपत्रों आदि पर लिख लिया जाता था। ठीक है, जो हमारी लकड़ी की छालें थी उसका वो बना लिया जाता था और उसके ऊपर लिखा जाता था। भोजपत्र होते थे उस पर लिख लेते थे वो लोग। ठीक है, कुछ खास चीजों को संभाल कर रखने के लिए चित्रों का भी सहारा लिया जाता था। ऐसा 6000 साल पुराना एक चित्र मेसोपोटामिया में मिला है। ठीक है, तो ऐसी चीजें जो है वो वहां पर मिली है मेसोपोटामिया में। ये सारी चीजें जो है जब खुदाई होती है तो ये सारी चीजें जो है वहां पर मिलती हैं। कच्ची मिट्टी की आधार पट्टिका बनाकर, जो कच्ची मिट्टी होती है ना, उसकी आधार पट्टिका बनाई जाती थी और उसके ऊपर जो है धार्मिक और नैतिक सूक्तियां लिख दी जाती थी। ठीक है, जैसे कि आपने आजकल देखा होगा, जैसे कि बहुत सारे घरों के बाहर लगी रहती हैं कि उनका नाम और एड्रेस लिखा रहता है। उन पत्थर मार्बल की या ग्रेनाइट की होती हैं, उस पे उनका नाम गुदा होता है ना। तो इस तरह से भी गोद कर लिखा जाता था। ठीक है, तो नैतिक सूक्तियां लिखी जाती थी। इसी तरह महत्वपूर्ण दस्तावेज भी लिख दिए जाते थे। ठीक है, फिर इन पट्टियों को पकाकर लेखांकन को सुरक्षित रख लिया जाता था। जैसे कुम्हार घड़े बनाता है ना, पहले कच्ची मिट्टी से बनाता है, उसके बाद उसको आवे में पकाता है। ठीक है, आग जलाता है, मतलब इकट्ठे करके उसको पकाता है, तो वो पक जाते हैं। क्योंकि कच्ची मिट्टी के क्या होते हैं, कच्ची मिट्टी का घड़ा अगर उसमें पानी भरोगे तो आप वो क्या होगा, गल जाएगा। लेकिन जब वो पक जाता है तो वो नहीं गलता है पानी से। तो इसी तरीके से उन पट्टियों पे लिख लिया जाता था पहले और उसके बाद उसको पका लिया जाता था। ठीक है, जब मिट्टी गीली होती थी तब उस पे लिख दिया जाता था किसी चीज से, नुकीली चीज से। ठीक है, और उसके बाद जब वो सूख जाती थी गीली मिट्टी, उसके बाद उसको पका लिया जाता था। तो इस तरह से सुरक्षित किया जाता था जब कागज नहीं थे। ठीक है, तो सारे बच्चों को बहुत ये सोचो कि आपके पास सब पेन वैन सब पता नहीं क्या क्या चीज अवेलेबल है ना, तब भी आप मतलब पढ़ते नहीं हो। और वो लोग कितनी मेहनत करते हैं पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, कुछ लिखने के लिए उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आपको क्या है, कॉपी उठानी है, पेंसिल लिखनी है, लिखना हो गया, कितना आसान है। तब भी आप लोग नहीं करते हैं, कितनी गलत बात है। और वो लोगों के पास साधन नहीं थे तब भी वो ये सब करते थे, कितनी मेहनत करते थे। तो उनके बारे में सोचो और अपने बारे में देखो। ठीक है, तो ये प्रेरणा भी दे रहा है आपको कि आपको अगर ये सब चीजें अवेलेबल है तो आपको उनका फायदा उठाना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए उनका। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि पद्य सरलता से कंठस्थ हो जाता है, इसलिए साहित्य पद्य में रचा जाता था। जैसे कि पद्य कहते हैं, पद्य साहित्य जो होता है वो होता है जैसे कविता है, गीत है, ये सब चीजें जो होती हैं वो पद्य साहित्य कहलाता है। और जो कविता होती है, अब हम गद्य जो होता है वो होता है जैसे चैप्टर, किसी पार्ट को हम लर्न नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन कविता को हम वर्ड टू वर्ड लर्न कर लेते हैं। तो ज्यादातर जो हमारा साहित्य था, क्योंकि हमें याद करना होता था, तो इस सारा जो है वो पद्य में ही रचा जाता था ताकि वो एक कविता के रूप में उसे लर्न कर सके, इसीलिए इस तरह से रचा जाता था। मौखिक कथन और श्रवण की इस परंपरा से ही हमारी श्रुतियां और स्मृतियां प्राचीन ज्ञान को हम तक पहुंचाने में सरल रही हैं। तो इस तरीके से जो हमारी प्राचीन पद्धतियां थी वो इस तरीके की थी कि किस तरीके से जो हमारा ज्ञान है वो दूसरों को हस्तांतरित करना है, किस तरह से कंठस्थ कराना है, तो उसी हिसाब से रचा जाता था। संसार में लिपियों का आविष्कार पहले हुआ, कागज का बाद में।
अब कागज का तो बाद में हुआ था, ये तो आपको पता है, क्योंकि लिपि का आविष्कार हो गया था, यानी तभी तो वो लकड़ी पे और मिट्टी के उस पे लिपियां का वो पांडुलिपि टाइप से बनाते थे, तो उस पर लिखते थे। यानी कि ये चीज से आप बता सकते हो कि जो लिपि है उसका आविष्कार पहले हुआ और कागज का आविष्कार बाद में हुआ। फिर है फिनिशियनों ने मौखिक शब्दों को लिखित अक्षरों का रूप देकर पहली क्रमबद्ध वर्णमाला का आविष्कार किया था। ठीक है, पहली वर्णमाला का क्रमबद्ध वर्णशाला का आविष्कार किसने किया था? फिनिशियनों ने। ठीक है, तो ये आपकी नॉलेज के लिए जरूरी है, इसको पढ़ लीजिएगा और ध्यान रखिएगा। उन्होंने यह कारनामा ईसा से 1500 साल पहले कर लिया था। ठीक है, इसे सबसे पहले यूनानियों ने अपनाया था, सबसे पहले इस चीज को पहले बनाया, फिर उसमें थोड़े से सुधार भी किए, अक्षरों के आकार को सरल बनाया ताकि उसको सारे लोग आसानी से लिख सके। उनमें अधूरे स्वर वाले अक्षर भी जोड़े गए। पेड़ की छाल, पेड़ के पत्ते, चमड़े आदि पर लिखने का काम इसके बाद हुआ। उसके बाद लोग क्या करने लगे? पेड़ की छाल, ये पहले तो हम लिपियां बना ली थी, उसके बाद उन्होंने लिखने का काम जो है वो बाद में शुरू किया कि हमको कंठस्थ के साथ साथ फिर उनको लिखना शुरू किया। मिस्र और भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पानी के एक पौधे पेपिरस के पत्ते लिखने के काम में लाए गए। और हम पहले स्याही का आविष्कार भी नहीं हुआ था, तो लिखे किस चीज से? ठीक है, तो किसी चीज पे जैसे पत्ते वत्ते पे लिखना होता था, पेड़ की छाल पे लिखना होता था, तो हम स्याही के लिए किससे इस्तेमाल करते थे? एक मिस्र और भूमध्य सागर में एक मिलने वाला एक पानी का पौधा था, उसका नाम था पेपिरस नाम का पौधा था। तो उसका जो रस होता था उससे लिखते थे। ठीक है, कई पत्ते जोड़कर उसकी एक पट्टी बनाई जाती थी। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि पत्ते पत्ते जोड़ के आपने पत्तल, जिसमें आपने शायद कभी दावत खाई होगी, वो पत्ते पत्ते जोड़ते हैं और फिर उसके ऊपर हम खाना खाते हैं। तो इस तरीके से पत्ते पत्ते जोड़ के वो पट्टी बना लेते थे और उसके ऊपर वो अपना मैम, आपको कोई क्वेरी है बच्चे की तो पूछ लेते हैं। ओके मैम? हाँ मैम। ओके बेटा, रेज योर हैंड, किसी को क्वेरी है तो। यस, 1 by 1 आपको अनम्यूट करूंगी। यस गौरांग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम मैं ये पूछना है, जो रामायण में वाल्मीकि जी ने भी तो वही लिखी थी, रामायण। क्या बेटा? मैम रामायण में वाल्मीकि जी ने भी तो वही रामायण ही तो लिखी थी, उससे पेज पे। हाँ बेटा, वो पहले जो ऋषि मुनि लिखते थे, हाँ उन्होंने ही लिखी थी। और पता है वो पहले हाथ से लिखते थे चीजें, उसके बाद वो हाथ से लिखी हुई होती थी, फिर बाद में उनको प्रिंटिंग कराया गया है। जब प्रिंटिंग मशीन बन गई तो उनकी हजारों लाखों प्रतियां बनी। उन्होंने तो एक ही बुक लिखी होगी ना, समझ यस रहे मैम। मैम एक चीज और पूछनी है। हाँ पूछो बेटा। मैम वो लिखते किससे थे? अभी मैंने आपको बताया ना कि वो मिट्टी की पट्टियां बनाते थे। ठीक है, कच्ची मिट्टी जब गीली होती थी तो उससे किसी नुकीली चीज से लिख लेते थे और उसको फिर पका लेते थे ताकि वो पानी से गल के खराब ना हो जाए। ठीक है, जैसे घड़े पकाते हैं ना, फिर उस पे वो लिखा रहता था, है ना। और पत्तों में लिखते थे वो, पेपिरस के रस से वो स्याही के रूप में इस्तेमाल करते थे। एंड लो योर हैंड बेटा। ओके, म्यूट योरसेल्फ। साल्वी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, आई वांट टू आस्क दिस मैम, जो आपने कल होमवर्क दिया था क्या मैम, चीज? उसका पूछना नहीं मैम। कल बेटा, आपने आपकी होमवर्क आवाज- दिया था मैम, आपने कल मैंने होमवर्क क्या दिया दिया था था बताओ। मैम, फिल इन द ब्लैंक्स दिए थे मिक्सुक वाले चैप्टर के। हाँ, वो मैंने आपको बोला था कि जो फिलअप्स हैं वो आप अपनी बुक में जो लिखने हैं आपको करने हैं, यस मैम। और वो वहीं से कविता में से फिल कर लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से सब बच्चों ने मैम, कर वो लिया होगा। आप यस थंब मैम। इम्प्रेशन दीजिए, किस किस बच्चे ने कर लिया है।
थैंक यू बेटा याद दिलाने के लिए। शैलवी, वेलकम मैम। आ रहे हैं, यानी कि कुछ बच्चों ने नहीं किया है, कंप्लीट कर लीजिएगा ये, ठीक है। मैम हाँ मैम जो आपने होमवर्क दिया था कल मैम फिल इन द ब्लैंक्स का, तो मैम उसमें जो हमें वाक्य लिखना है मैम, वो जो अधूरा वाक्य है तो मैम वो बहुत बड़ा दिया है, तो मैम उसको हम कॉपी में कर सकते हैं मैम, मतलब इतनी ब्लैंक नहीं है बुक में। नहीं बेटा, वो बुक में ही करना है। आप ऐसा करो कि वहां नहीं आ रहा है तो ऊपर नीचे लिख दो, छोटा छोटा साइड में लिख दो कहीं, ओके मैम। लेकिन कॉपी में नहीं करना है बेटा, वहीं पे फिल करना है उसे। आप ट्राई करिए, हो जाएगा। ओके पार्थ। मैम हाँ मैम जो स्कूल से मैसेज आता है उसमें लिंक नहीं खुलती हमारी। अगर आपकी लिंक नहीं खुल रही है तो बेटा ट्राई करो, खुल जाएगी। आपसे कोई मिस्टेक हो रही होगी कुछ। अगर नहीं खुल रही है तो आप केडी सर से बात कर लीजिए, ठीक है। यस कार्तिक बंसल। मैम और ये भी है कि आप जब आप उस लिंक को खोलोगे तो आपको वही वाला फोन नंबर डालना है उसमें जो कि आपका रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो ये भी करके देख लेना, खुल जाएगी। चलिए, और कोई पूछ रहा है? हमारे पास टाइम नहीं है, बस खत्म होने वाला है। तो यश बेटा अपने लो कर लीजिए, एंड जो बच्चे पूछ लेते हैं वो लो कर लें और अपने आप को म्यूट कर लिया करें, ओके। बेटा कंफ्यूजन हो जाता है। मैम जो हिंदी की वर्कशीट है मैम, उसमें आंसर करने हैं, क्वेश्चन भी लिखने हैं। आपको वो पूरी उतारनी है बेटा क्वेश्चंस के साथ। फिर अगर हम चेक करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा किसका आंसर लिखा है आपने। ओके मैम। ओके। अलीशा गुप्ता। यस मैम। मैम गुड मॉर्निंग। हेलो मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ पूछो बताइए, जल्दी करो नहीं तो आंसर नहीं मिल पाएगा। ओके भूमिका, उसने म्यूट कर लिया अपने आप को। दीक्षा, तुम लेटी क्यों हो बेटा? दीक्षा अग्रवाल। हेलो मैम। यस बेटा हेलो मैम। मैम बोलो बेटा। शुक्तियाँ का क्या मतलब होता है? क्या चीज? मैम शुक्तियाँ। मैम सूक्तियाँ जो एक लाइन में होती हैं हमारी। अच्छा, सूक्तियों के बारे में पूछ रहे हो। जैसे देखो बेटा, बहुत सारी सूक्तियां होती हैं, है ना। जैसे कि जो हमें शिक्षा देती हैं कि नदी न आपने बहुत सारे कवि वो सुनी होगी कि नदी कभी अपना पानी नहीं पीती है और पेड़ कभी अपना फल नहीं खाते हैं। इस तरह के जो कोट्स होते हैं बहुत सारे, वो सूक्तियों के रूप में लिखे गए हैं, ठीक है। बहुत सारी सूक्तियां हैं हमारी जिन्हें हमें जैसे आप संस्कृत में कोई सूक्ति आपको याद करने के लिए दी जाती है ना, देखा है आपने? संस्कृत जब आप पढ़ते हो, आप बड़ी क्लास में आओगे तो आपको सूक्तियां याद करने के लिए दी जाएंगी और उनको आपको याद करना होगा, ठीक है। टाइम इज ओवर मैम। हाँ मेरे ख्याल से अब हमारा ही मैम बहुत आप कुछ बता दीजिए बच्चों को अगर बताना है तो। हाँ तो बस मैं ना हमारा कल लिटरेचर का होगा जिसमें कि मैं आपको ये वाला चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगी। और मैं जो पिछला हमारा चैप्टर हो चुका है कविता वाला, अगर उसमें आपका कुछ छूट गया है तो आप वहां पर आईडी पर डाल दो।